सभी को जय माता जी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व भाग 2 सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 1 की थियरी का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको सवाल नंबर 15 तक सिखा दिया। सवाल नंबर 16 और सवाल नंबर 17 ऑप्शन में निकल जाते, इसे सॉल्व ना करें तो चल जाए। 18 नंबर का सवाल भी सिखा दिया। फिर 19, 20, 21, 22, 23 और 24 नंबर के जो सवाल है, माने ये सवाल जो गवर्नमेंट ने 30% कोर्स कम कर दिया है, तो 30% जो कोर्स कम किया उसमें ये सवाल निकाल दिए गए हैं। मान इनमें से नहीं आएंगे पेपर में, इससे हम भी इसे चला नहीं रहे हैं। मान 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां और 24वां जो सवाल है वो 30% कोर्स कम होने से वो निकल जाते हैं, बराबर है। जबकि 18 तक हमें सवाल सब करने हैं, बराबर। 18 में भी 16 सवाल के अलग मेथड है, अलग बीच में जब्ती वाली जो ऑप्शन में निकल जाती है। इससे ये दोनों सवाल ना करो तो भी चल जाए। माने हमने सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 18 तक सिखा दिया, बराबर। आज हम देखेंगे स्वाध्याय की थियरी। स्वाध्याय की थियरी में सेक्शन ए क्वेश्चन 1 स्टार्ट। वर्तमान कंपनी कानून के नियम के अनुसार कंपनी प्रति शेयर कम से कम कितनी रकम पर अपने शेयर प्रकाशित कर सकती है? तो कम से कम 1 रुपया से प्रकाशित कर सकते हैं। कितना रुपया? 1 रुपया से निकाल सकते हैं। कंपनी को शेयर के अभिदान के लिए किसकी सम्मति लेनी पड़ती है? तो सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर हमें शेयर निकालने हैं बाहर तो हमें सेबी की मंजूरी लेनी पड़ती है। सेबी के नियम अनुसार शेयर आवेदन के समय महंगाई प्रति शेयर रकम उस शेयर की इश्यू कीमत की अपेक्षा खाली जगह परसेंटेज से कम नहीं होनी चाहिए। तो 25% तो आवेदन के समय रकम मंगवानी ही चाहिए। जो भी रकम हो शेयर की उसकी 25% तो होनी चाहिए, बराबर है। आगे, यदि सार्वजनिक अभिदान में आवेदन के समय प्रकाशित शेयर की अपेक्षा खाली जगह कम शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले आए तो शेयर का अभिदान रद्द कर दिया जाता है। कब अभिदान रद्द होता है? जब 90% से कम मिले हमें शेयर। जब हम कोई शेयर प्रकाशित करते हैं और 90% से कम मिलते हैं तो वो शेयर अभिदान क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है। अभिदान माने बाहर प्रकाशित करना। सोचो हमने 1 लाख शेयर बाहर निकाले और 80,000 ही मिले तो 90,000 नहीं मिले। 90% 1 लाख का 90% 90,000 होता है। 90,000 नहीं मिला तो ये पूरे शेयर हमें रद्द कर देने पड़े, कैंसिल कर देने पड़े। अर्थात अभिदान कब रद्द कर देते हैं? जब 90% से कम शेयर के लिए अभिदान मिले तब। कंपनी अपने शेयर की मूल कीमत से अधिक रकम से प्रकाशित अधिक से अधिक कितने प्रतिशत प्रीमियम से प्रकाशित कर सकती है? उसकी कोई मर्यादा नहीं है प्रीमियम की। शेयर जब्त हो तब जब्त हुए शेयर पर मंगाई गई कुल रकम खाली जगह की जाती है। तो जब्ती जो शेयर पर कोई भी रकम मंगाई जाती है वो शेयर पूंजी खाते उधार की जाती है जब्ती के समय। आपको मैंने रोजनामचा में सिखाया था, शेयर जब्त हो तो शेयर आए तो क्या होता है? उधार। इसे शेयर पूंजी खाते क्या करेंगे? उधार। कंपनी की बाकी मांग की रकम पर शेड्यूल आई टेबल F के अनुसार अधिक से अधिक कितने प्रतिशत की रकम दर से ब्याज वसूल करते हैं? तो ब्याज वसूल हम 10% के दर से वसूल कर सकते हैं। कितना परसेंटेज की दर से? 10। जब जब्त किए गए सभी शेयर पुनः प्रकाशन किए जाए तब शेयर जब्ती खाता की बाकी खाली जगह खाते ले जाई जाती है। तो आप जानते हो कि शेयर जब्ती खाते को कहाँ ले जाते हैं? तो पूंजी अनामत खाते में। कहाँ ले जाते हैं? पूंजी अनामत खाते में। नेक्स्ट, जब्त हुए शेयरों पर प्रीमियम की रकम न मिली हो, जब्त हुए शेयरों पर प्रीमियम की रकम ना मिली हो तो उस प्रमाणसर प्रीमियम की रकम कहाँ ले जाते हैं? तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते क्या की जाती है? उधार की जाती है। यदि प्रीमियम रकम नहीं मिलती है तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते क्या करते थे? उधार। आप जानते हो शेयर जब्ती में हम एंट्री करते थे अंश पूंजी खाते उधार, प्रतिभूति प्रीमियम खाते भी उधार करते थे। 10वीं, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी कंपनी की पक्की तलपट में शेयर पूंजी के शीर्षक के अंतर्गत नहीं दर्शाई जाती है? तो अधिक पूंजी दर्शाते हैं, प्रकाशित भी दर्शाते हैं। अनामत पूंजी को शेयर पूंजी के टाइटल के अंदर दर्शाते नहीं है क्योंकि अनामत पूंजी हमारा एकत्रित लाभ है। क्या है? एकत्रित लाभ। ओके। सेक्शन बी के दूसरा सवाल, शेयर
और शेयर पूंजी अर्थात क्या? शेयर और शेयर पूंजी अर्थात क्या? जिसका आंसर पेज नंबर 3 पर है। तो हम आते हैं पेज नंबर 3 की ओर। इसमें पेज नंबर 3 पे लिखा है शेयर और शेयर पूंजी का अर्थ। शेयर और शेयर पूंजी का अर्थ, कंपनी की पूंजी को शेयर पूंजी कहते हैं। पहली है परिभाषा बहुत सरल शेयर पूंजी की, क्या है? कंपनी की जो पूंजी को शेयर पूंजी कहा जाता है, जिससे परिवर्तन कर सके ऐसे छोटे छोटे स्वरूप में विभाजित की जाती है। इस प्रत्येक विभाजित इकाई को क्या कहते हैं? शेयर। माने कंपनी की पूंजी को छोटे छोटे भाग में विभाजित की जाती है, इस प्रत्येक विभाग को क्या कहते हैं? शेयर। फिर से, कंपनी की पूंजी को शेयर पूंजी कहते हैं, इस पूंजी को छोटे छोटे भाग में विभाजित करते हैं और इस विभाजित की गई पूंजी को शेयर कहते हैं। बराबर है। आगे का सवाल, प्रतिभूति प्रीमियम किसे कहते हैं? पेज नंबर 20 पर है, तो पेज नंबर 20 निकालते हैं। पेज नंबर 20, तो प्रतिभूति प्रीमियम किसे कहते हैं? तो लिखा है कंपनी अपने शेयर मूल कीमत की अपेक्षा अधिक रकम पर निर्गमित करती है। कंपनी अपने शेयर मूल कीमत की अपेक्षा अधिक रकम से निर्गमित करती है। जैसे 100 रुपया है, 100 से अधिक कितने, मतलब 10 से निकाले, 110 से निकाले, माने 100 का से 110 से निकाले तो 10 रुपये क्या होगा? प्रीमियम। माने कंपनी अपने मूल कीमत की अपेक्षा अधिक रकम से शेयर निर्गमित करती है। जब कंपनी मूल कीमत की अपेक्षा अधिक रकम पर शेयर निर्गमित करे तब उसे शेयर प्रीमियम से निर्गमित किया ऐसा कहा जाता है, जिसे प्रतिभूति प्रीमियम खाता के रूप में भी पहचाना जाता है। जिसे क्या कहते हैं? प्रतिभूति प्रीमियम खाते के रूप में भी पहचाना जाता है। फिर से, कंपनी अपने शेयर मूल कीमत की अपेक्षा अधिक रकम से निर्गमित करती है, तब मूल कीमत की अपेक्षा अधिक रकम पर निर्गमित करे तो उसे शेयर प्रीमियम कहते हैं। इस शेयर प्रीमियम को प्रतिभूति प्रीमियम के रूप में भी पहचाना जाता है। लास्ट में क्या लिखोगे? शेयर प्रीमियम कहा जाता है, जिसे प्रतिभूति प्रीमियम के रूप में भी पहचाना जाता है। नेक्स्ट नया सवाल है तीसरा, शेयर जब्ती अर्थात क्या? पेज नंबर 24 पर है, तो पेज नंबर 24 देखते हैं। शेयर जब्ती अर्थात क्या? तो लिखा है यदि किसी कारणसर कोई शेयर धारक अपने धारण किए शेयर पर भुगतान की जाने वाली आवंटन या मांग की रकम कंपनी ने बताई समय मर्यादा में ना चुकाए। बराबर। शेयर जब्ती में क्या है? कोई शेयर धारक है, वो शेयर धारक और उसने जो शेयर धारण किए उस पर भुगतान की जाने वाली आवंटन की या मांग की रकम बताई गई समय मर्यादा में ना चुकाए तो कंपनी, उसके बाद ये लाइन लिखोगे, कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार योग्य कार्यवाही करने के बाद इस शेयर धारक के पास शेयर जब्त करती है, जिसे बोलते हैं शेयर जब्ती। फिर से, किसी कारण से शेयर धारक जो शेयर धारण किए होते उस पर मंगाई गई भरपाई भुगतान की जाने वाली आवंटन की या मांग की रकम नियत समय मर्यादा में ना चुकाए तो कंपनी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार योग्य कार्यवाही करने के बाद ये शेयर जब्त करती है, जिसे शेयर जब्ती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, जब्त हुए शेयर पुनः किन शर्तों के आधार पर प्रकाशित कर सकते हैं? जब्त हुए शेयर पुनः किन शर्तों पर प्रकाशित कर सकते हैं? इसका आंसर है पेज नंबर 27 पे। तो पेज नंबर 27 देखते हैं। पेज नंबर 27, तो उन्होंने लिखा है कि जब्त हुए शेयर पुनः किसे निर्गमित कर सकते हैं? तो नंबर 1 पहली शर्त है, डायरेक्टर्स इन शेयरों को मूल कीमत से, प्रीमियम से, बट्टा से निर्गमित कर सकता है। कैसे? मूल कीमत से, प्रीमियम से, बट्टा से निर्गमित कर सकता है। सेकेंड, शेयर पुनः निर्गमित करते समय कंपनी को कम से कम इन शेयरों पर जो रकम पूंजी पेटे वसूल नहीं मिली है उतनी रकम तो मिलनी ही चाहिए। माने जब पुनः प्रकाशन जब शेयर करते हैं तब उसमें जो रकम पहले से मिल चुकी जो नहीं मिली है उतनी तो रकम उसको मिलनी ही चाहिए। और थर्ड, कंपनी ने जब्त किए गए शेयर पर जब्त की हुई रकम जितना या उस अधिक से अधिक बट्टा नए शेयर धारकों को दे सकते हैं।
वो कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, तो जितनी जब्त हुई रकम है उतना अधिक से अधिक बट्टा दे सकते हैं। ये पहली, दूसरी और तीसरी 3 शर्तों पर पुनः प्रकाशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 एग्जाम में नहीं आने वाला, 30% कोर्स कम किया उसमें कम हो जाता है। सवाल नंबर 7 भी, इससे हम सवाल नंबर 6 देखेंगे। शेयर का अति अभिदान या अधो अभिदान किसे कहते हैं? पेज नंबर 8 पर है, देखते हैं पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पहले देखते हैं। सार्वजनिक अभिदान में आवेदन के समय निर्गमित शेयरों की अपेक्षा अधिक शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले, माने आवेदन के समय निर्गमित शेयर की अपेक्षा अधिक शेयर के लिए आवेदन पत्र मिले। माने मैंने 1 लाख शेयर निकाले हो, उसकी जगह 1.5 लाख आवेदन मिले तो अधिक मिले, तो जो अधिक मिले इसे कहते हैं अति अभिदान कहा जाता है। बराबर। सार्वजनिक अभिदान में आवेदन के समय, कब? आवेदन के समय निर्गमित शेयरों की अपेक्षा अधिक शेयर के लिए आवेदन आए, जो प्रकाशन करते हैं, निर्गमन करते हैं, निर्गमन करना माने बाहर निकालना शेयर, उसकी अपेक्षा अधिक शेयर आवेदन के लिए आए तो उसे अति अभिदान कहा जाता है। इसका उल्टा, या सार्वजनिक अभिदान में आवेदन के समय निर्गमित शेयरों की अपेक्षा कम शेयर आए, माने 1 लाख शेयर मैंने निकाले हो और उसकी जगह मुझे 80,000 ही मिले, तो कम आए 20,000, कम आवेदन आए तो उसे अधो अभिदान कहा जाता है। माना अधो अभिदान अति अभिदान दोनों सरल है, दोनों लाइन सेम, जो ट्रू सेम है और सेंटेंस भी सेम, खाली यहाँ केवल यहाँ पे अधिक आता है शब्द और यहाँ पे क्या आता है? कम। कि सार्वजनिक अभिदान में आवेदन के समय शेयरों की निर्गमित किए शेयरों की अपेक्षा अधिक शेयर के लिए आवेदन आते हैं तो अति अभिदान है, कम शेयर के लिए आवेदन आते हैं तो अधो अभिदान है। बराबर है। तो अति और अधो अभिदान एग्जाम में आती है, बहुत बार परिभाषा आ चुकी है। 8वां, प्रतिभूति प्रीमियम अनामत की रकम का कोई भी 2 उपयोग बताइए। वो पेज नंबर 20 पर है, देखते हैं पेज नंबर 20। तो प्रतिभूति प्रीमियम का अनामत के 5 उपयोग यहाँ दिए, कोई भी 2 लिखने आपको। कि कंपनी का प्राथमिक खर्च अवलेखित करने के लिए भी प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग किया जाता है। क्या? तो प्राथमिक खर्च अवलेखित करने के लिए कंपनी द्वारा कोई शेयर या डिबेंचर निर्गमित किया होगा, उसका खर्च हो, कमीशन हो, कोई बट्टा हो, उसको भी अवलेखित करने के लिए भी किया जाता है। बराबर। 2 कोई भी आप याद रखो, एक प्राथमिक खर्च अवलेखित करने के लिए, शेयर या डिबेंचर निर्गमित करते समय हुआ खर्च, कमीशन या बट्टा को अवलेखित करने के लिए भी होता है। थर्ड याद करना रख सकते हो कि शेयर धारकों को बोनस शेयर देने के लिए भी प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग होता है। क्या देने के लिए? बोनस शेयर। बराबर। कंपनी द्वारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर वापस करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। कंपनी को अपने ही शेयर खरीदने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो इनमें से कोई भी आप 2 याद करके लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 हो गए हैं, पर 2 सवाल मेरी दृष्टि से और भी हैं। तो 9वां 10वां मैंने लिखा है यहाँ पे। IPO किसे कहते हैं? FPO किसे कहते हैं? IPO अर्थात क्या? FPO अर्थात क्या? जो पेज नंबर 8 पर है। हम आते हैं 9वां 10वां सवाल आप लिखना एग्जाम में, बिना घर पर अपने होमवर्क में, किताब में, नोटबुक में। आप सभी स्टूडेंट्स 9वें 10वें सवाल में ध्यान दें। IPO क्या है, FPO भी क्या है, पेज नंबर 8 पर। तो जब कंपनी सबसे पहली बार अपने शेयर सार्वजनिक जनता में निर्गमित करे माने निकालना, माने कोई नई कंपनी आई है और अपने शेयर पहली बार मार्केट में ला रही है। बराबर। तो पहली बार जब मार्केट में शेयर निर्गमित करे या शेयर खरीदने का प्रस्ताव रखे, निर्गमित करे या शेयर खरीदने का प्रस्ताव रखे, तो जिसे IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इनिशियल पब्लिक ऑफर। फिर से, जब कोई कंपनी सबसे पहली बार अपने शेयर सार्वजनिक जनता में निर्गमित करती है, पहली बार वो प्रकाशित मार्केट में बाहर निकाल रही है या खरीदने का प्रस्ताव रखे, उसे IPO या इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। जबकि किसी कंपनी अपने शेयर आम जनता में निर्गमित किए हो, पर यदि ऐसी कंपनी अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए पुनः आम जनता में शेयर निर्गमित करे, माने किसी कंपनी ने शेयर निर्गमित तो कर दिए हो, पर अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए फिर से पुनः वो दूसरी बार निर्गमित करती है, तो उसे क्या कहते हैं? FPO अर्थात फॉलो ऑन फर्दर, माने फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। क्या बोलते हैं उसे? FPO फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। माने दूसरी बार उसने ऑफर किया ना पुनः,
फिर से किसी कंपनी ने अपने शेयर आम जनता के लिए निर्गमित तो कर दिए हो, और ये कंपनी यदि अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए पुनः आम जनता में शेयर प्रकाशित करती है तो उसे FPO माने फर्दर फॉलो ऑन या फर्दर भी कह सकते हो पब्लिक ऑफर, बराबर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ये इसे इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। अब IPO और FPO दोनों आप अपनी नोटबुक में लिख देना। अंतर स्पष्ट कीजिए। अति अभिदान अधो अभिदान, तो मैंने अभी सिखा दिया अति अभिदान अधो अभिदान क्या है, तो आप उसमें 8 नंबर के पेज में सब लिखा हुआ ही है, फिर भी मैंने समझा देता हूँ। यहाँ पे 3 मुद्दे मैंने लिखे हैं। पहला पॉइंट अर्थ, मैंने कहा कोई कंपनी को आवेदन के समय निर्गमन किए गए शेयर की अपेक्षा अधिक अंश मिलते हैं तो अति अभिदान, कम मिले तो क्या होता है अधो अभिदान। अर्थ मैंने दोनों को सिखा दिए। उदाहरण में लिखोगे कि अति अभिदान में जैसे मैंने लिखने का आपको कि 1 लाख शेयर प्रकाशित किए हो या 1 लाख शेयर निर्गमित किए हो और उसके सामने आम जनता की ओर से 1,10,000 आवेदन पत्र मिले हैं, बराबर। फिर से तो उसे क्या कहेंगे अति अभिदान। उसका उदाहरण क्या, उदाहरण लिखोगे 1 लाख शेयर प्रकाशित किए हो और सामने 1,10,000 के लिए आवेदन पत्र मिलते हो तो उसे अति अभिदान कहते हैं। अधो में क्या लिखोगे 1 लाख शेयर प्रकाशित किए हो, उसके सामने 95,000 शेयर मिलते हैं, 95,000 शेयर आम जनता की ओर से प्राप्त होते हैं तो उसे अतो अभिदान कहा जाता है। उदाहरण रद्द, तो अति अभिदान को रद्द नहीं किया जाता है, अधो अभिदान हो तो उसे रद्द किया जाता है, बराबर। फिर से जो पेज नंबर 8 जो है उसके अंदर अर्थ तो आपको मिल ही जाएंगे, बराबर है। उदाहरण में मैंने कहा अभी 1 लाख से अधिक मिले तो अति अभिदान, 95,000 मिले तो अधो अभिदान। पर इसे हम रद्द कर नहीं किया जाता है, इसे हम रद्द कर सकते, रद्द ही कर देते हैं, बराबर है। उसके बाद देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। प्रेफरेंस पूंजी और इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर अंतर नहीं आने वाला, इसे नहीं करते हैं, कट कर दिया है 30% कोर्स में इसे भी। अनामत पूंजी और पूंजी अनामत, ये पेज नंबर 5 और 6 पर है, उसमें भी अर्थ कब और रद्द 3 पॉइंट है। अनामत पूंजी और पूंजी अनामत कर देखते हैं पेज नंबर 5 और 6 पर। पेज नंबर 5 पे आ जाए सभी स्टूडेंट। अनामत पूंजी क्या है, तो जब कंपनी के संचालकों को ऐसा लगे कि मंगाई गई पूंजी अपने धंधे के लिए पर्याप्त है, संचालकों को क्या लगता है कि अपने द्वारा मंगाई गई पूंजी पर्याप्त है, अब भविष्य में अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी परिस्थिति में शेयरधारकों को सभा में विशिष्ट प्रस्ताव द्वारा नहीं मंगाई गई पूंजी को अनामत रखा जाता है। इस रीति को अनामत पूंजी के रूप में पूंजी कहते हैं, बराबर। अनामत पूंजी क्या है, देखो तो संचालकों को ऐसा लगता है कि भविष्य में हमें मंगाई गई पूंजी पर्याप्त है, भविष्य में अतिरिक्त रकम की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें अधिक पैसे की कोई ज़रूरत है, तब क्या करेगी ऐसी परिस्थिति में शेयरधारकों को सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित करके नहीं मंगाई गई पूंजी, माने जो पैसे हमने नहीं मंगाए हैं उसे अनामत रखेंगे, भविष्य में शायद जरूर पड़े तो मान नहीं मंगाई पूंजी को अनामत रखते हैं, और इससे कहते हैं, इसी रीति को कहते हैं पूंजी अनामत, अनामत पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अनामत पूंजी। जबकि पूंजी अनामत क्या है वो देखते हैं। पूंजी लाभ में से उपस्थित की गई अनामत को पूंजी अनामत कहते हैं। एकदम सरल परिभाषा है पूंजी अनामत की कि पूंजी लाभ में से उपस्थित की गई अनामत को पूंजी अनामत कहते हैं। एक बार दोनों परिभाषा देखते हैं। अनामत पूंजी क्या है, जब कोई संचालकों को ऐसा लगे कि मंगाई गई पूंजी अपने धंधे के लिए पर्याप्त है, माने हमने जो पैसे मंगवाए अपने धंधे के लिए पर्याप्त है और भविष्य में अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैंने 5 करोड़ मंगाए हो और 5 करोड़ मुझे लगता है मेरे धंधे के लिए पर्याप्त है और भविष्य में मुझे कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। भाई मेरी पूंजी 8 करोड़ की थी तो बचे मेरे पास 3 करोड़ बचे रहे कि नहीं, तो ये 3 करोड़ माने परिस्थिति में शेयरधारक क्या करेंगे, सभा में विशिष्ट प्रस्ताव द्वारा नहीं मंगाई गई पूंजी, माने मैंने 3 करोड़ नहीं मंगाए, 8 करोड़ थे, 8 करोड़ में से मैंने मंगाए कितने थे, 5 करोड़ मंगाए थे और वो मुझे पर्याप्त लग रहे हैं, भविष्य में अतिरिक्त पूंजी की मुझे आवश्यकता भी नहीं है, तब नहीं मंगाई गई पूंजी माने 3 करोड़ मैंने नहीं मंगाए 8 में से, तो उसको अनामत रखा जाता है, अलग से रखी जाती है। इस ऐसी जो परिस्थिति है, ये रीति है, उसे कहते हैं अनामत पूंजी। और ठीक वैसे ही पूंजी लाभ का देखा हमने, पूंजी अनामत का देखा कि पूंजी लाभ में से उपस्थित की गई अनामत को पूंजी अनामत कहते हैं, बराबर। उसमें दूसरा पॉइंट था उदाहरण, तो उदाहरण आप दे सकते हैं
कि नहीं, पूंजी अलामत उसका दूसरा अर्थ और उसका दूसरा पॉइंट था कब रखी जाती है। तो पूंजी अलामत में देखते हैं पेज नंबर 5 पर लिखा है कि जब, दूसरा पॉइंट उसमें पेज नंबर 5 में, जब कंपनी दिवालिया दर्ज कराए, समापन में जाए, तब यह पूंजी की रकम शेयर धारकों के पास से मंगा सकते हैं। बराबर, जब दिवालिया हो जाए, दिवालियापन माने कंपनी का बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ जाए, दिवालियापन हो जाए या समापन में जाए, तब ये रकम मंगाई जाती है। और पूंजी लाभ कभी भी, पूंजी लाभ में ऐसा कोई प्रश्न नहीं होता, वो कभी भी मंगाया जाता है। बराबर, उसमें ऐसा लिखोगे। तीसरा पॉइंट है रद्द। तो अनामत पूंजी को रद्द कर सकते हैं, पूंजी अनामत को रद्द करने का कोई प्रश्न उपस्थित होता नहीं है। बराबर, फिर से तीनों पॉइंट और कब और रद्द, और दोनों का समझा दिया, अनामत पूंजी और पूंजी अनामत कब। तो कंपनी दिवालियापन में आ जाए या समापन में जाए, तब अनामत पूंजी मंगाई जाती है। पूंजी अनामत कभी भी मंगवा सकते हैं। जबकि रद्द, अनामत पूंजी को रद्द किया जा सकता है, पूंजी अनामत में ऐसा कोई प्रश्न उपस्थित होता नहीं है। बराबर है, यहाँ तक आपको थियरी करनी है, इसके बाद की थियरी देखनी नहीं है। और ABC तक थियरी देखोगे, उसके बाद मुझे लगता है थोड़ी थियरी ये भी आ सकती है एग्जाम में। पेज नंबर 1 पर दी है, पेज नंबर 1 पर दी है कि पहले 1956 कंपनी कानून था, वर्तमान में कंपनी कानून कौन सा आ गया है, 13 अमल में रखा गया है। एग्जाम सवाल आए कि कौन सा कंपनी वर्तमान में है, तो 2013 है। अब कंपनी के प्रकार में देखो, ऐसा है एग्जाम में कि स्थापना के आधार कंपनी के कितने प्रकार होते हैं। तो स्थापना के आधार कंपनी के मुख्य कितने प्रकार हैं, 2, कानून द्वारा स्थापित कंपनी और पंजीकृत कंपनी। कानून द्वारा स्थापित कंपनियाँ या कॉरपोरेशन निगम जो भी है, और ये पंजीकृत कंपनी। बराबर, जैसे कि देखा जाए कॉरपोरेशन में तो कोई भी है, भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये निगम में आती है। दी इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, गुजरात राज्य वित्त निगम, माने कि कॉरपोरेशन। और इन शॉर्ट आप शॉर्टकट कह सकते हो, एग्जाम में तो ऐसा ही आता है शॉर्ट में क्वेश्चंस कि स्थापना के आधार कंपनी के मुख्य कितने प्रकार है, 2, कानून द्वारा और पंजीकृत कंपनी। बराबर, 2013 के अनुसार पंजीकृत कंपनियों, मुख्य पंजीकृत कंपनी जो है उसके भी कितने प्रकार हैं, 2, एक तो निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। तो एग्जाम में ये भी सवाल आ सकता है कि पंजीकृत कंपनी के कितने प्रकार हैं, 2, तो निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी। तो निजी कंपनी किसे कहते हैं, तो सदस्यों के शेयर परिवर्तन करने पर अधिकार पर नियंत्रण हो, सदस्यों की संख्या 100 से अधिक, 200 से अधिक ना हो, इस प्रकार नियंत्रण रखे, और अपने शेयर या डिबेंचर खरीदने के लिए सार्वजनिक जनता को आमंत्रण देने पर क्या हो, प्रतिबंध हो, कम से कम 2 सदस्य हो, ऐसी कंपनी को निजी कंपनी कहते हैं। बराबर, अब इसमें 4 अलग अलग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। माने निजी कंपनी में अधिक से अधिक कितने सदस्य होने चाहिए, 200, और कम से कम कितने होंगे, 2। बराबर, और वो शेयर खरीदने के सार्वजनिक जनता को आमंत्रण देने पर क्या होता है, वहाँ पे प्रतिबंध। निजी कंपनी के नाम के अंत में क्या लगाया जाता है, तो प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाया जाता है, जैसे कि पंचविला कॉटन प्राइवेट लिमिटेड। बराबर, और नए कंपनी कानून अनुसार एक व्यक्ति भी कंपनी स्टार्ट करता है, जिसे बोलते हैं एक व्यक्ति की कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। एक व्यक्ति की कंपनी क्या कहते हैं, उसे 1 पर्सन कंपनी। इतना एक बार पढ़ लेना याद समझ के लिए। सार्वजनिक कंपनी, जो कंपनी निजी कंपनी नहीं है उसे सार्वजनिक कंपनी कहते हैं। उसमें कम से कम कितने सदस्य होते हैं, 7। बराबर, ध्यान रखना। निजी कंपनी में कम से कम कितने थे, 2, और यहाँ कम से कम कितने हैं, 7। वहाँ 200 से अधिक नहीं होने चाहिए, जबकि यहाँ सार्वजनिक कंपनी में अधिक से अधिक सदस्यों की कोई मर्यादा नहीं है। और सार्वजनिक कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड शब्द लगाया जाता है। देखो, निजी कंपनी के नाम के अंत में क्या लगाया जाता था, प्राइवेट लिमिटेड, जबकि सार्वजनिक कंपनी के नाम के अंत में क्या लगाया जाता है, केवल लिमिटेड शब्द लगाया जाता है। ये ध्यान रखोगे। बराबर, इतना। ये सवाल भी एग्जाम आ सकता है कि जिम्मेदारी के आधार पर कंपनी के मुख्य कितने प्रकार हैं। तो जिम्मेदारी के आधार पर कंपनी के 3 प्रकार हैं, शेयर से मर्यादित कंपनी, गारंटी से मर्यादित कंपनी, जिम्मेदारी से अमर्यादित कंपनी। फिर से, शेयर से मर्यादित, गारंटी से मर्यादित, जिम्मेदारी से अमर्यादित कंपनी। बराबर, इसमें एग्जाम ऐसे फुल फॉर्म आ सकता है। BCCI कैसी कंपनी है, तो गारंटी से मर्यादित कंपनी। कौन सी कंपनी है, गारंटी से मर्यादित, माने उसका फुल फॉर्म क्या है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। B फॉर बोर्ड ऑफ, C फॉर कंट्रोल, और C फॉर क्रिकेट इन, I फॉर इंडिया, माने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बराबर, ध्यान रखोगे फुल फॉर्म। और लास्ट सवाल ये भी आ सकता है शायद तक
कि शेयर पूंजी का वर्गीकरण, किसका वर्गीकरण है? शेयर पूंजी का वर्गीकरण। तो देखते हैं, फर्स्ट क्या होता है? अधिकृत पूंजी होती है। अधिकृत पूंजी किसे को बोलते हैं? तो जो पूंजी है कंपनी के आवेदन पत्र में दर्शाई हो, कहाँ दर्शाई हो? आवेदन पत्र में दर्शाई हो, उसे अधिकृत पूंजी कहा जाता है। फिर है अधिकृत पूंजी, आपको केवल नाम याद रखना है, अधिकृत पूंजी। दूसरी है निर्गमित पूंजी, फिर प्रार्थित पूंजी, याचिक पूंजी, नहीं मांगी गई पूंजी और वसूलाई पूंजी। शॉर्टकट में याद करना तो सबसे पहले अधिकृत पूंजी जो आवेदन पत्र में दर्शाई हो उसे अधिकृत पूंजी कहते हैं। फिर अधिकृत में से प्रकाशित पूंजी होती है, आप ऐसे याद रखो, अधिकृत पूंजी फिर प्रकाशित पूंजी। प्रकाशित करते हैं तो हमें मिलेगी तो आवेदित पूंजी। अधिकृत पूंजी, प्रकाशित पूंजी, हमें पैसे मिलते हैं तो आवेदित पूंजी। जो नहीं मिलते हैं माने मांगी, आवेदित में से भी मांगी गई पूंजी, बराबर। तो 4 याद हुए। सबसे पहले क्या था? अधिकृत पूंजी, फिर प्रकाशित पूंजी, प्रकाशित पूंजी के बाद आवेदित पूंजी, उसमें से मांगी गई पूंजी, मांगी गई के बाद नहीं मांगी गई पूंजी, नहीं मांगी के बाद वसूलाई पूंजी, मांगी गई पूंजी जो नहीं मांगते वो भी पूंजी, मांगते हैं तो कितने आए तो वसूलाई पूंजी, और लास्ट में अनामत पूंजी जो नहीं मांगी है वो, बराबर। यहाँ तक उसके वर्गीकरण एक बार फिर से, अधिकृत पूंजी, प्रकाशित पूंजी, आवेदित पूंजी, मांगी गई पूंजी, नहीं मांगी गई पूंजी, वसूलाई पूंजी और अनामत पूंजी। ये मेन टाइटल याद रखो कि इसे कहते हैं शेयर पूंजी का वर्गीकरण। इतने सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स इतनी थियरी अप टू डेट याद करें और फिर फेयर नोट में सभी स्टूडेंट्स लिखें, बराबर। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 जो है शेयर पूंजी के हिसाब वो पूर्ण होता है। नेक्स्ट टाइम से हम चैप्टर नंबर 2 जो है डिबेंचर के हिसाब स्टार्ट करेंगे। सभी विद्यार्थियों को जय माता दी। सभी लिखकर अच्छे से थियरी याद करें। थैंक यू बेटा।